इब्तिदा है रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर थराज के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान। महंगाई महंगाई और महंगाई की हर तरफ पुकार है। रिलीफ देने वाले अवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं। सिर्फ 18 दिनों में पेट्रोल 84 रुपये, डीज़ल 100 रुपये तक महंगा कर दिया गया। आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी बदहाली का पता दे रहे हैं। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? आइए जानते हैं सीनियर सहाफ़ी राना तहम्मुल अली खां से। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू। मौजूदा महंगाई की लहर की वजह क्या है? मौजूदा महंगाई सिर्फ पेट्रोल डीज़ल की कीमतें अचानक बढ़ने से ही हुई है, क्योंकि इस हुकूमत ने आते ही ये कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हर चीज़ सस्ती करेंगे, लेकिन इसके हर चीज़ उलट हो रही है। महंगाई है इस हुकूमत के काबू में आ ही नहीं रही। आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही है। ख़ासकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हर इंसान की, हर शहरी की पर डायरेक्ट असरअंदाज होता है। देखें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पानी तक महंगा हो जाता है। खाने पीने की अशिया पर डायरेक्ट असर होता है। लोग सफ़र करते हैं तो किराए कहीं से कहीं बढ़ जाते हैं। इसका सारा मलबा आवाम पर ही आता है और लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। हुकूमत IMF के आगे सरेंडर हो चुकी है। आखिर आलमी इदारा हमसे चाहता क्या है? देखें जी, आलमी इदारा तो हमारे कपड़े तक उतार देना चाहता है, हमारे लहू का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेना चाहता है। वो कर्ज़ देने वाले जो होते हैं उनकी अपनी शराइत होती हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ आवाम को महंगी से महंगी बिजली मिले, महंगी से महंगा पेट्रोल मिले, ताकि वो जितनी जनरेशन इकट्ठी हो, जितने पैसे इकट्ठे हों, वो उनकी किस्तों की मद में उनको वापस दिए जाएँ। लेकिन इसका सारा प्रॉब्लम डायरेक्ट आम आदमी पर पड़ रही है। एक तनख्वाहदार आदमी जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती लेकिन महंगाई बढ़ जाती है, वो रोज़ अफजू मसाइल में उलझता जा रहा है। हाज़रीन, साबकीन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, यानी कि मौजूदा हुकूमत PTI हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने बरूदी सुरंगें हमारे लिए बिछाई हैं। क्या ये ठीक है? आप क्या कहते हैं इस पर? मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये गलत बात है, ये गलत तज्ज़िया है, ये गलत बयानिया है कि ये बारूदी सुरंगें इमरान खान ने लगाई थी और इसका असर इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। देखें, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पिछले 40 साल से इस मुल्क पर हुकूमत करते आए हैं। इन 40 बरसों में ये दोनों पार्टियाँ बारी बारी 52 टाइम्स 52 मरतबा IMF के पास गई हैं और उनसे अरबों डॉलर के कर्जे इन्होंने लिए हैं। अब वो 3-3.5 साल वो हुकूमत में रहा है, तो उसकी कोशिश रही है कि IMF के पास बहुत मजबूरी के आलम में जाया जाए या कोई हद तक ना जाया जाए। लास्ट टाइम भी जब उसने इनकार किया था IMF की शराइत पर लोन लेने से, वो वेट कर रहा था कि मैं कोई उसका और हल निकालूँ। वो और दूसरे ऑप्शन के लिए रशिया गया, वहाँ से सस्ता तेल ख़रीदना चाह रहा था। इसके मामले पर उसकी हुकूमत को चलता किया गया, उसको हुकूमत से निकाल दिया गया और उसको अपोजिशन में बिठा दिया गया या बिल्कुल इसको रोड पे लाए। और जो उसको निकाल के हुकूमत में आए थे वो आवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे और ये वादा करके आए थे कि हम आवाम को हर चीज़ सस्ती देंगे, उनको मसाइल से निकालेंगे, परेशानियों से निकालेंगे, आवाम का भला करेंगे। ये तो मामला सिर्फ उलट हो रहा है। राना साहब, मौजूदा हुकूमत का इल्ज़ाम ये है कि जो IMF से मुआहदा किया था उसके बरअक्स काम किए हैं, यानी मुआहदा कुछ और था और इन्होंने अवाम को सब्सिडी दे दी। ये वजह बन रही है असल में। नहीं, ऐसा नहीं होता। सब्सिडीज़ तो हर दौर में दी जाती रही है, ये भी अपने दौर में सब्सिडीज़ देते रहे हैं। सब्सिडी का मामला और है। जो दूसरा मसला होगा कि जो साइन करते हैं जिन मामलात पर, डॉक्यूमेंट्स पर, उस पर अमल दरामद नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जो हुकूमत जो मुआहदे करती है उस पर अमल दरामद कराने की पाबंद भी होती है। नो डाउट उसने जो मुआहदे किए हैं उस पर उसने पहरा भी दी है और उस पर अमल दरामद भी करवाया। सही। अगर पाकिस्तान को कहीं से कर्ज नहीं मिलता या इमदाद नहीं मिलती तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या होगी? देखिए जी, कोई भी कर्ज खा अपने मकरूज़ को डूबने नहीं देता। इन कर्ज देने वाला कर्ज खा को मरने नहीं देता। वही ना, मकरूज़ जो होता है उसको मरने नहीं देता, डूबने नहीं देता। वो उसकी कोशिश होती है कि बेशक इसकी सांस चलती रहनी चाहिए। जब तक उसकी सांस चलती रहती है वो कर्ज़ लेने वाला अपने कर्ज़ की डिमांड्स करता रहता है। जब वो बंदा बैंकरप्ट हो जाता है, उसके पास देने को कुछ बचता ही नहीं है, वो बिल्कुल ही हर चीज़ फिनिश हो जाती है उसकी और वो प्रॉब्लम हो जाती है, दिवालिया आ जाता है, तो फिर वो दिवालियापन में जो कर्ज़ देने वाला होता है उसके पास रिकवरी करने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसीलिए IMF भी इस पाकिस्तान को डूबने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, बैंकरप्ट नहीं होने देगा। वो इसको मज़ीद लोन देगा। हाँ, उसकी शराइत कड़ी से कड़ी हो सकती हैं,
जो ये हुकूमतें मानती चली जा रही हैं। इसीलिए तो, वरना देखें आप पिछले दौर में, इमरान खान के दौर में एक टाइम आया था, लगता था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, और इसी सिचुएशन में उसको हुकूमत को चलता किया गया और इनको लाया गया। हालांकि ये आजमाए हुए लोग थे। IMF ने भी ये समझा, या आलमी इदारों ने भी ये समझा कि इनके साथ काम करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये बात जल्दी समझ लेते हैं या मान लेते हैं, या ये सारा बोझ अवाम पर डालने के कारीगर हैं। इसीलिए इनको लाया गया है और ये उन्हीं के एजेंडे पर काम करते चले आ रहे हैं और रोज़ अफजू महंगाई करते चले आ रहे हैं। 18 दिनों में 84 रुपये तक पेट्रोल बढ़ा दिया गया है और तकरीबन 100 रुपये तक डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है। ये कर्ज़ खाने की जो रवायत है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये बड़ी गलत रवायत है। जिस बंदे ने भी पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए कर्ज़ लिया था, उसने इस कौम को उसी दिन गिरवी रख दिया था। कर्ज़ तो लेना ही नहीं चाहिए, भूखे गुजारा कर लेना चाहिए। जो जिस बंदे को कर्ज लेने की लत पड़ जाती है वो फिर कभी अपने पाँव पर, यानी ये हमारी खुद मुख्तारी पे असरअंदाज होती है, हमारी खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज होती है, यानी हर पॉलिसी पे हमारी हर चीज़ फिर उनके रहमो करम पे होती है, जैसे वो चाहते हैं हम वैसे करते हैं। नया माली साल के बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? नया माली साल ये नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हर दौर में जितने भी बजट्स आए हैं वो सारे लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। वो ना तो ऐसे बजट होते हैं जो जिनके अगेंस्ट कोई नया बजट ना आए। हर हुकूमत आने वाली अपने ज़रूरत के मुताबिक मिनी बजट्स लाती है। ये हुकूमत भी ये बजट लेके आई है। इसके बाद मिनी बजट्स की एक लंबी लाइन है, जो हर महीने बजट आएंगे, मिनी बजट्स आएंगे, और IMF की रोज़ नई नई शराइत पर नए नए बजट आएंगे और आवाम पर महंगाई के नए नए बम गिराए जाएंगे। ये कोई एक बजट थोड़ी है, ये तो आने वाले अगले 11 महीनों में मज़ीद 11 बजट आएंगे। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से किसानों के मसाइल बढ़े हैं। इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से, वो डायरेक्टली फार्मर को ही हुआ है। देखिए, एक फार्मर अपनी फसलें काश्त करता है, उनको बच्चों की तरह पालता है, बड़ी करता है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि इसके रिवार्ड में उसे कुछ पैसे आ जाएंगे, उसके कई मसाइल हल हो जाएंगे, और वो उनको ख़राब नहीं होने देता, उनको खाद, स्प्रे, पानी, एवरीथिंग एल्स का पूरा पर रखता है। मेरे एक दोस्त हैं भक्कर में, मुमताज़ खान बलोच, मैं लास्ट टाइम उनको मिला तो उस वक्त अभी पेट्रोल 150 रुपये पर लीटर था और एक आवाज़ थी कि महंगा होने जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, डीजल महंगा होने जा रहा है। तो मुझे उन्होंने डिस्कस किया कि मेरा इस वक्त 15 दिन का 1000 लीटर डीजल लगता है अपनी फसल के लिए। वो ट्रैक्टर्स की मद में, वो ट्यूबवेल चलते हैं, वहाँ पे पंप्स चलते हैं, उसकी मद में तकरीबन 15 दिनों में 1000 लीटर डीज़ल उनका खर्च होता है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर डीज़ल की कीमतों में 50 रुपये पर लीटर इजाफा होता है तो मेरा 15 दिनों का खर्चा 5 लाख रुपए बढ़ जाएगा। यानी एक महीने में वो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसने कहा। तो उसने कहा मैं तो ये अफोर्ड नहीं करता। इससे तो बेहतर वो पहली हुकूमत ही थी जिसने किसी ना किसी तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमत कहीं रोक के तो रखी थी। अभी हुकूमत आई है तो उसने डायरेक्टली डीजल की कीमतों में 100 रुपये तक इजाफा कर दिया है। यानी वो एक फार्मर, उसका 15 दिन का खर्चा तकरीबन 10 लाख रुपए बढ़ गया है। एक महीने का खर्चा 20 लाख रुपए बढ़ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 महीनों में उसका जो खर्च है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए बढ़ गया। एक फार्मर की बात करता हूँ, वहाँ गन्ने की काश्त होती है, शुगर केन के अच्छे काश्तकार वहाँ पे मौजूद हैं। वो उन्हें गन्ने की फसल के लिए पानी चाहिए होता है और फ्रीक्वेंटली पानी चाहिए होता है, और अपनी मोटरें चलाते हैं, वो डीजल पर ही निसार करते हैं। और हुकूमत को बजाय सब्सिडी देने के फार्मर्स के, वो उनके लिए महंगे से महंगा करते जा रही है। और जब फिर फसल आती है तो हुक्मरानों की अपनी मिलें हैं, वो अपने रेट्स पर गन्ना खरीदते हैं। यानी इस किसान को किसी तौर पे उनको सांस आने ही नहीं देते। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि 4 भाई मिल के रोटी खाएं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि चाय छोड़ दें। आप क्या कहते हैं? देखें जी, ये तो बड़े मज़हक़ा खेज़ किस्म के मशवरे हैं जो मिफ्ता इस्माइल सब दे रहे हैं, या शहबाज शरीफ सब दे रहे हैं, या एहसन इकबाल सब दे रहे हैं। ना तो चाय छोड़ी जा सकती है, ना एक रोटी 4 भाई खा सकते हैं। ये तो किसी को शुगर होगी या कोई और मसाइल होंगे तो फिर वो मेरा ख्याल है कि एक रोटी 4 हिस्सों में बांट के कोई थोड़ी थोड़ी खा लेगा। लेकिन एक चलता फिरता, जीता जागता, सेहतमंद इंसान, उसको एक टाइम रोटी के लिए कम से कम 2 रोटियाँ चाहिए होती हैं, कम अज़ कम। वो भी गरीब की खुराक है। अगर गरीब कोई काम करने वाला तो 3 रोटियां भी खाएगा वो। ये तो बड़ी गलत सी बात है कि किसी को मशवरा दिया। देखें फ्रांस में उसकी मलका ने कहा था कि जिसको अगर रोटी नहीं मिलती तो बिस्किट खा लें, तो आपको याद होगा वहाँ इनकलाब आ गया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ये कहा था। ये तो बड़ी गलत किस्म की बात है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद आवाम टस से मस नहीं हुए, चुप हैं, मैदान में नहीं निकले। क्या कौम बेहिस हो गई है? असल में कौम बेहिस नहीं हुई,
देखें अवाम किसकी कॉल पे बाहर निकले, इमरान खान की, शहबाज शरीफ की, मौलाना फजल रहमान की या कोई और, ये सारे अशराफिया एक ही हैं। किसी के 300 कनाल के महल्लात हैं, किसी के 500 कनाल के महल्लात हैं, किसी के 25,000 कनाल में महल्लात हैं। ये तो अपने अपने महल्लात बचाने के लिए आते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं, अपने बच्चों के लिए मज़ीद कमाइयाँ करने के लिए आते हैं, अवाम के लिए नहीं आते। ना किसी का यहाँ पे अवाम को ख्याल होता है किसी को। वो हर बंदा, कोई किसी के गैर मुमालिक में बिज़नेस हैं उसके बचाने के लिए आते हैं। जो भी बंदा यहाँ हुकूमत में आता है वो अपना एक एजेंडा लेके आता है और उसी एजेंडे को फॉलो करता है, उसी को बचाता है। उसको नहीं परवाह होती कि अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, अवाम मकरूज़ हो रहे हैं, यहाँ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, कोई इस वक्त कोई तवज्जो नहीं देता। ये यहाँ तो मैं कहता हूँ इनकलाब ही आएगा तो कोई मसाइल हल होंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पाकिस्तान में हर दौर में इनकलाब के गुब्बारे से हवा निकाल दी जाती है। मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि कुछ जमातें ऐसी हैं जो मजहबी हैं या सोशल जमातें हैं, उनकी तरफ आवाम को आना चाहिए, वो तो इनमें से हैं। ऐसा नहीं है। देखें आपका इशारा जो जिस तरफ है मैं खूब समझ रहा हूँ। जो जिन मजहबी जमातों की आप बात कर रहे हैं उनका एजेंडा आज का नहीं, 100 साल पुराना एजेंडा है। वो एक अपने 10, 12, 50 लोगों के अलावा किसी को साथ मिला ही नहीं सके। इसका मतलब ये है कि उनके एजेंडे में कोई प्रॉब्लम है जो अवाम को समझ ही नहीं आ रहा, या अवाम को उन पर उतना एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। और पहले भी जितने भी उलमा कराम की जमातें आई हैं और हुकूमत ने उनको वोट्स दिए हैं, इस कौम का ये अलमिया रहा है कि इसको कभी वतन परस्ती के नाम पे लूटा गया है, कभी मज़हब के नाम पे लूटा गया है। इस कौम के साथ हमेशा फ्रॉड हुए हैं। कोई मुखलिस लीडर यहाँ पे नहीं आया जो इस कौम को आगे लेके चले। हालांकि हमारे कौम में इतना पोटेंशियल है कि हम इंटरनेशनल अक़वाम के बराबर खड़े हो सकते हैं। यहाँ 4 मौसम है, यहाँ पे यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है जो काम करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखती है, लेकिन अफसोस कि यहाँ बेरोज़गारी है, हमारे पास काम ही नहीं है। अमीर और गरीब में खलीज बढ़ रही है। आम आदमी की हुक्मरानों अशराफिया से नफ़रत क्या रंग दिखाएगी? देखें जो अमीर और गरीब की खलीज है वो मैं देखता हूँ कि वही खलीज है जो ₹1 की और डॉलर की खलीज है, यानी 200% का फ़र्क है। अमीर में और गरीब में वही खलीज है जो कभी इतनी लंबी खलीज ख़त्म नहीं हो सकती। यानी जिस रफ्तार से डॉलर की कीमत बढ़ रही है उसी रफ्तार से ये फासले भी बढ़ते जा रहे हैं, खलीज बढ़ती जा रही है, फासले बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि वो तो डॉलर्स में काम करते हैं, अमीर अशराफिया वो पाउंड्स में काम करते हैं, उनके अकाउंट्स पाउंड्स में हैं, डॉलर्स में हैं या फॉरेन करेंसीज़ में हैं। यहाँ पाकिस्तानियों के लिए मसला है कि वो ₹1 जो रोज़ अफजू नीचे से नीचे देखें। या 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक पुराना अखबार देखा, उस पर एक इश्तहार लगा हुआ था कि लाहौर से कराची का बाई एयर टिकट ₹146 का था। ये इश्तहार पढ़ के वैसे ही हंसी आ जाती है कि इतना सस्ता टिकट। लेकिन अगर हम गौर से देखें, आज भी 146 पाउंड्स को मल्टीप्लाई करें रुपए में, उसकी पेमेंट निकालें तो आज भी वो उतने ही पैसे बनेंगे जितने उस वक्त थे। यानी उस वक्त हमारा रुपया पाउंड के बराबर था, जो गिरता गिरता इतना नीचे आ गया कि पाउंड मेरे 300 क्रॉस कर गए। राना साहब, मैं आज एक खबर देख रहा था कि बांग्लादेश का जो टका है ना वो ₹2 का हो गया। देखिए कितना जुल्म है। हम 2 टके के भी नहीं रहे। 71 में वो हमसे अलग हुए हैं और उस वक्त उनका जो टका था उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हम उसको बड़ी हकारत से देखते थे। अल्लाह ने उनको तरक्की दी है और उस कौम ने अपने आप को स्टैंड किया है। हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी, और उनका जो टका है वो राइज़ कर रहा है, और उसकी करेंसी हमसे डबल हो गई है। यानी रुपया अब ₹2 हूँ तो ₹1 बनता है। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अमीर और गरीब का फासला कैसे कम किया जा सकता है? देखें, जब तक हम डॉलर को अरेस्ट नहीं करेंगे, इसकी उड़ान को हम लगाम नहीं डालेंगे, ये खलीज किसी तौर कम नहीं हो सकती। हमें कुछ भी करना होगा, या तो डॉलर का मुकम्मल बाइकाट कर दें, हम डॉलर्स में ख़रीदारी ना करें, हम अपनी करेंसी में जो हमारी लोकल करेंसीज़ हैं उनमें परचेजिंग करें, फ़रोख्त करें, उनसे बिज़नेस करें, ये सीन है। तो अगर हमें डॉलर्स में ही करना है तो कम से कम हमें अपने रुपये को इतना मजबूत करना चाहिए कि चलो इतना नहीं कि ₹100 तक ही आ जाए। रुपया कैसे मजबूत होगा? देखिए, जब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, बाहर से पैसा आता है तो फिर ही मजबूत होता है। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जब हर महीने वो ट्रांजैक्शन भिजवाते हैं तो ये मुल्क उन्हीं पे चल रहा है।
उसको तेज़ किया जा सकता है, हमारे बंदों को और बाहर भिजवाया जा सकता है। इसलिए बेशक लेबर में भिजवाया जाए, फॉरेन कंट्रीज़ में भिजवा के हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सकती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा के दरामदात कम की जाए, इंपोर्ट्स कम की जाएँ, इस फ़र्क को मैनेज किया जाए तो ये किसी हद तक रुपया मजबूत हो सकता है। सही। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगली किस्त में हम एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है, कोई हमारे लिए कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।